अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब वक़ार सती, पाकिस्तान के पॉलिटिकल साइड को कवर करने वाले बड़े रिपोर्टर। बड़ी बड़ी खबरें इनके क्रेडिट के ऊपर हैं। सती साहब, आज आपको क्यों बुलाया मैंने? कोई नई शरारत सूझी होगी। आप शरारती हैं? नहीं, आप जब जो बात खुद नहीं कहना चाहते ना, मैंने महसूस किया कि आप वो चाहते हैं कि मैं वो आपके अल्फाज में अपने मुंह से अदा करूं। नहीं, मेरे पास असल में इंफॉर्मेशन सियासी कम ही होती है ना। नहीं, आपके पास सारी होती है। अच्छा, लेकिन आज जो आपको बुलाया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वही सियासी जमात है ना जो कभी पहले भी इस्तीफे दिए थे, फिर वापस पार्लियामेंट में आ गई थी। अब फिर जो है वो 2 असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो टूट नहीं रही हैं। बावजूद कोशिश के पता नहीं कोशिश कर रहे हैं या बस वैसे ही सारा कुछ चल रहा है ड्रामा। तो आज पार्लियामेंट में स्पीकर जो हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनसे मिलने गया था PTI का एक वफ्द, और उसकी सरबराही कर रहे थे साबिक स्पीकर असद कैसर साहब। तो क्या हुआ अंदर क्या हुआ? क्यों इस्तीफे मंजूर नहीं कर रही हुकूमत डर रही है मेरे ख्याल में। हुकूमत को कोई डर नहीं है। अच्छा, स्पीकर को कोई डर नहीं, कुछ किसी का। और ये आपको काफ़ी अरसे बाद एक ऐसा स्पीकर मिला है जो न सिर्फ कहता है बल्कि वो वैसे भी एक तरह का जो है ना गैर जानिबदार है। उसकी ख्वाहिश है कि जो अवान का माहौल है ना वो स्मूथली चले, और जो टाइम बनता है हुक्मरान इत्तेहाद का और अपोजिशन का, उसको मसावी तकसीम किया जाए। आज जब ये लोग आए थे तो पहले तो काफ़ी दिनों से अपोजिशन तो है ही नहीं है, अब तो बैठी नहीं, तो कौन सा काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि हमने इस्तीफे देने हैं। इवन कि 9 अप्रैल को जब ये लोग अनाउंस करके गए थे, उसके बाद सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे, बाकी जो थे वो पेंडिंग में थे। और उसके बाद जो है इन्होंने पिछले दिनों काफ़ी फवाद चौधरी साहब और ये सारे कह रहे थे कि हम जाना चाहते हैं तो आप आएँ। तो ये 26 तारीख को, ये आपको पता है 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी 15वीं बरसी थी। तो स्पीकर साहब हर साल की तरह वहाँ थे। इनको वहाँ कॉल आई कि हम आना चाहते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है, जब आप मर्ज़ी आ जाएं, लेकिन मैं इज्तिमाई इस्तीफ़े जो आपने कहा है ना, उस तरीके से मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो कानून और ज़ाब्ता जो है वो नहीं मानता उस चीज़ को। तो इंडिविजुअली आप आएँ तो जो देना चाहिए उसका हक़ है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप ना दें, आप आके अपना किरदार अदा करें। तो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी देखें जी, हम जब भी जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, वो आते नहीं हैं। स्पीकर साहब उसी दिन रात को 10 बजे वापस पहुंच गए, यानी कि 27 की शाम को, शाम को ही वापस पहुंच गए। और कल वो सुबह 10 बजे आके बैठ गए अपने चैम्बर में, और वो इंतजार करने लगे कि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि कल यानी कि 27 तारीख को PTI का डेलीगेशन आएगा। 28 तारीख को, 28 को, आज 29 है ना, आज 29 है कि हम 28 तारीख को आएंगे। तो वो 2-3 घंटे जब इंतज़ार किया, नहीं आए, तो फिर स्पीकर साहब ने कॉल की, जो उनके साबिक चीफ वेब हैं आमिर डोगर साहब, उनको कहा कि आपने आना था, आप नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, आज हम नहीं आते, हम कल आएंगे। आज फिर ये हुआ कि आज 11:30 बजे का टाइम था, 11:30 बजे वो सारे आ गए, लेकिन उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब जो पार्लिमानी अमूर उनके देखते थे वो नहीं है, असद कैसर साहब भी वो अच्छे वो पॉलिटिशियन है, लेकिन वो कभी भी PTI के पार्लिमानी अमूर को उस तरीके से वो एक्टिव नहीं थे। आज जब आके वो बैठे तो मुलाकात जब शुरू हुई तो साहब ने शुक्रिया अदा किया जी, कि ज़ाहिर है उसी ऑफिस में असद कैसर साहब भी थे, कासिम सूरी साहब भी यहीं पे थे। तो ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों जो मौजूदा हैं, राजा परवेज़ साहब और जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो बातें जब शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि असद कैसर ने कहा जी वो जो लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे, जो मैंने और कासिम सूरी ने मंजूर भी किए थे, तो आप वो कर लें। स्पीकर साहब ने कहा जी कि मैं तो नहीं कर सकता, आपको भी पता है कि आइन ये कहता है, कवायद ये कहते हैं, कानून ये कहता है कि आप ये बल्क में तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, या ग्रुप की शक्ल में आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने देना है तो इंडिविजुअली जो है वो आके दें। उन्होंने कहा जी नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। फिर स्पीकर साहब ने अपने पास से एक निकाली, जो है ना ज़ाहिर है चिट निकाली। उन्होंने कहा जी कि आप ये कहते हैं ना कि सबका एक ही मौक़िफ़ है, लेकिन वो एक ही मौक़िफ़ नहीं है। उसमें जो आपके मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब और अब्दुल शकूर शाद साहब, वो तो हाई कोर्ट गए हुए हैं कि हमने तो इस्तीफे नहीं दिए, आपने तो उनका भी नाम लिखा हुआ है। जबकि नवाज इलाही और सरदार तालिब नकाई साहब जो है, उन्होंने तो छुट्टी की जो है वो एप्लीकेशन दी है, और मैंने इजलास के दौरान वो पढ़ भी ली है, हाँ मंजूर कर ली है। अच्छा, फिर वो एक दूसरे को जब देखने लगे तो स्पीकर साहब ने कहा कि आगे सुने, ज़ुबैदा जलाल साहिबा,
गुलाम बेबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद जो लाली साहब हैं, उन्होंने भी वापस आके तो हाजिरी लगाई हुई है। तो और उन्होंने अपनी तनख्वाह क्लेम कर ली है 6-7-8 महीनों की जो है कि वो करें। तो क्या हुआ? अच्छा, वो इसके बाद जो अगला जुमला था ना, वो बड़ा शॉकिंग था। उस जुमले में जो उस मीटिंग में मौजूद लोग थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई का जो वफ्द था उनके एक तरह के तोते उड़ गए और वो एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा, जनाब 22 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। और उन स्पीकर को पर्सनली फोन करके 22 लोगों ने 22 एमएनएस पीटीआई के उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। और उन 22 में से 6 ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो इज्तिमाई इस्तीफे पे जो साइन है ना, वो जाली है, वो हमारे साइन नहीं है। और आप उसको वेरीफाई कर लें। जो जब एमएनए बनता है तो वो एक रजिस्टर होता है, उसके ऊपर आप वो टैली कर लें कि वो नहीं है। तो अब आप बताएं कि वो क्या करें। उसके बाद उस पर कहा असद कैसर साहब ने कि हमें इन हालात का पता नहीं था और हम ये मामला जो हैं वो अपने कायद इमरान खान साहब के सामने रखेंगे और उसके बाद जो है फिर आपसे दोबारा मुलाकात का जो है हम वो वक्त लेंगे। अब उसके बाद की डेवलपमेंट ये है जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब को लाहौर बुला लिया कि आप इस डेलीगेशन में क्यों नहीं थे। एक और दूसरा कुछ ज़राए से ये भी लोग चला रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि आपने तो वैसे भी पहले कहा था कि हम असम्बली में जाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने ये कहा जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे बात वैसे शाह महमूद कुरैशी की ठीक है, वो ज़्यादा असम्बली में आके अपना किरदार ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से अदा कर सकते। सर वो पंजाबी कहते हैं हुकूमत तो नथ पा सकती है पीटीआई अगर इतनी बड़ी ऑपोजिशन। हाँ इतनी बड़ी और ऐसी चार्ज किस्म की ऑपोजिशन। और दूसरा फिर स्पीकर साहब ने ये भी कहा उनको कहा, देखें अगर आप अवान में आते हैं वो आपका हक है, आप लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और आप आके वहाँ पे किरदार, आप अगर लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, आप इलेक्शन लॉज के बारे में बात करना चाहते हैं, आप ईवीएम के बारे में बात करना चाहते हैं, इवन कि आपका जो भी नैब के बारे में बात करना चाहते हैं, आप आएँ, आप कोशिश करें कानून साजी की। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपका जो ड्यू टाइम है, जो आपका एक मकाम है, वो मैं आपको दूंगा। ये मैं आपको मैं ये तो उन्होंने वो भी किया, क्या नाम है उस पर, क्या नाम है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि मैं आपको दूंगा टाइम। आप बीइंग ए स्पीकर तो एक गैर जानिबदार एंटिटी है ना, वो इस तरह से तो नहीं है जिस तरह से असद कैसर साहब ईमान को चलाते रहे। वहाँ पे तो बहुत कुछ बुलडोज होता रहा और सारा कुछ, मतलब वो भी एक अपनी कहानी है। तो इसमें फिर बाहर आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असद कैसर? अच्छा, बाहर आके फिर उन्होंने वही बात की जो उनका मौक़िफ़ है, जो मार्केट में है, जो मीडिया में है, जो सोशल मीडिया में है कि हम नहीं मानते, हमारी बात बिल्डोज की जा रही है, हमारी जो है ना हम इस्तीफे देना चाहते हैं और किए जा रहे हैं। हाँ, और उसके देखें ना उसका एक तरीक़ेकार है। अब जो बात ये कर रहे हैं, अगर ये देना चाहते हैं इस्तीफे, पहली बात है कि जो असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे, ये लोग कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली में शायद कुछ मैनेजमेंट हो गई, परवेज़ इलाही नहीं मान रही है, वहाँ पे तो चलो ये हो गया। आपको केपीके में किसने रोका है? कुछ नहीं। केपीके अगर लेकिन वो बहाना वहाँ पे केपीके से जवाब आता है कि जनाब पहले पंजाब असम्बली। सर ये फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि वो उसका असर नहीं होगा अगर पंजाब असम्बली से सॉरी केपी असम्बली तोड़ने से। देखिए, जो भी बंदा किसी भी जमात का जब इलेक्शन लड़के आता है ना, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इस तरीके की वो प्रैक्टिस करे। उन्होंने वापस हलकों में जाना है। ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं या परवेज़ खटक, असद कैसर, इस तरीके के जो लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स भी हैं, जो हमेशा से सियासत करते आए हैं, वो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सर जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना 2.5-3 महीने का, वो क़यूम साहब हम भी देखते हैं, ये बड़ा जान जोखों वाला होता है। शादियाँ, गमियाँ, लोगों को राज़ी करना, फिर जलसे करना, ख़र्चे करना, सारा कुछ करना, ये इतना ईजीली नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये है सर कि जो हम समझते हैं कि जो शार्प, अक्लमंद और ज़ीरक और दूरअंदेश किस्म का जो सियासतदान या कायद होता है ना, वो पहले अपने लोगों से मुशावरत करता है, उसके बाद फैसला करता है, उस पर कारबंद रहता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ उल्टी है। वैसे भी जब ये पीटीआई छोड़ के जा रही थी तो उस आप पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो है वो मुखालिफ राय ही थी इसके के इस्तीफे देने के मुखालिफ थे लोग वहाँ पे भी, पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर भी, कि नहीं जी हमें नहीं इस्तीफे देने चाहिए, मैं ईमान में जानती हूँ। शाह महमूद कुरैशी शायद वन ऑफ देम। देखिए क़यूम साहब, और शाह महमूद कुरैशी आपको बताऊँ कि नैब की जब ये केस समाज चल रही थी चीफ जस्टिस की बेंच में, तो शाह महमूद कुरैशी आए हुए थे वहाँ पे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब आप लोग पार्लियामेंट में क्यों नहीं वापस जाते हैं, आपको चाहिए कि पार्लियामेंट में जाएं। फिर इसी तरह जो राजदां ये बताते हैं कि इमरान खान की जो जनरल बाजवा से ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर भी जनरल बाजवा ने यही मशवरा दिया था कि पार्लियामेंट में जाके अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो फिर जो नेक्स्ट केयर टेकर सेटअप बनेगा इलेक्शन से पहले, जाहिर हमारा आइन जो है वो यही कहता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के जो है केयर टेकर सेटअप बनाती, तो वहाँ पे तो फिर आप वहाँ पे भी लूज़ करेंगे। सर देखें दो चीज़ें हैं।
इस वक्त आप तो अगर ऐसी क्या मजबूरी आड़े आई हुई है? सर ये सिर्फ बेवकूफ़ी और ज़िद के अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मतलब उनका बेनिफिट कोई नहीं है इस चीज़ में। अब देखें ना, इस वक्त अगर हम बिल्कुल एक अगर वो जनरली बात करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार अगर किसी के पास है शेर तो वो तो खान साहब हैं। पंजाब में वो हैं, KPK में वो हैं, आज़ाद कश्मीर में वो हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वो हैं, बलूचिस्तान में उनका कोलेशन है। ठीक है, अगर वो कुछ बेहतरी करना चाहते हैं या अपने जो उनके लोगों से वादे किए हुए हैं, कोई जो उनके नारे हैं, अगर उनको अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो उनके पास बेहतरीन मौका है। लेकिन वो और फिर वो देखें वो नहीं कर रहे, और दूसरा वो इन्हीं जगहों से इस्तीफे दे के दोबारा यहाँ आना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उनके पास अब क्या गारंटी है क्यूम साहब कि वो इतनी तादाद में भी वापस आएंगे। और ये परवेज़ इलाही ने भी उनसे पूछा था कि आप बताएं कि आपके पास क्या है। देखें अब इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो कुछ भी। अब देखें 2018 में जिस तरीके की सपोर्ट उनको थी, क्या आज वो है? नहीं है ना। 2018 में भाई आरिफ अलवी साहब का भी जो इंटरव्यू छपा, हाँ ठीक है, उसके अंदर तो उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन जो है उसके अंदर भी मावनत शामिल थी, और फिर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर किस तरह से खड़े खड़े लोग गायब हो गए थे। मैं उसमें और फिर ISPR जो है उसने DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जी जो 31 मार्च को जो सेनेट इलेक्शन हुआ था उसके बाद से कोई मुदाखलत जो है वो नहीं की गई, और इंस्टीट्यूशन जो है उसने फैसला किया ए पोलिटिकल रहने का। एग्जैक्टली। अब मैं आपको दो चीज़ मैं बताऊँ इसमें। लेकिन बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही साहब को फिर कहा कि हाँ उधर चले जाओ। देखें मैं परवेज़ इलाही बकौल परवेज़ इलाही, देखें जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने ये वाला जो तजुर्बा किया है ना अपना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। उनके काफ़ी वो प्लान्स होते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, हम देखते सुनते रहते हैं। 2018 में जो मैं समझता हूँ कि 2018 में जो हुआ कि इलेक्शन से पहले किस तरीके से धांधली हुई कि लोगों की आर्म वोट ट्विस्टिंग की गई, ज़बरदस्ती उनको कहा गया कि आप यहाँ शामिल हों। फिर ज़ाहिर है उनको ताकत तो थी ना उस वक्त की, और हर तरह की हर वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट में होती है। फिर जब वो बात नहीं बनी तो RTS बैठा दिया गया इलेक्शन वाले दिन, वहाँ पे भी कुछ वो कोशिश की गई, फिर बात नहीं बनी तो इलेक्शन के बाद जहाज भर भर के आज़ाद लोग और दीगर लोग शामिल किए गए। अब सुने सुने अब मुझे एक बात समझाएं इस प्रकार से थी, वो मुझे आपकी बात सारी समझ आ गई है। बात ये है कि अब जबकि इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी, सदर भी, परवेज़ इलाही भी, ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ था, यानी इलेक्शन चोरी हुआ था। ये इतनी बड़ी चार्जशीट है, ये हुकूमत कभी इस बारे में गौर की है कि वो जो इसके जिम्मेदारान हैं कम से कम उनसे पूछे ही सही। नहीं कोई मतलब है कि ये बात करेंगे जनाब ये देखें किस तरह से इस मामले में हुकूमत बिल्कुल जीरो है। मेरी पिछली बात की थोड़ा सा एक जुमला आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूँ। हुकूमत से मुराद मेरी पीपल्स पार्टी भी है सर, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI सारे, PDM और साथ ANP शामिल है, साथ पीपल्स पार्टी शामिल है। मैं जो पिछली बात कर रहा था ना कि जब 2018 में इतनी मैनेजमेंट के बावजूद PTI को अक्सरियत नहीं मिली थी, ठीक है, और वो उनकी ये पोजीशन थी। अब जब उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसी ना कोई RTS बैठेगा, ना प्री इलेक्शन उनको को बंदे मैनेज करके दिए जाएंगे, ना पोस्ट इलेक्शन उनको ज़बरदस्ती वो रेवड़ों की तरह हांग कर कहा जाएगा या जहाज भर भर के, अब वो चीज़ नहीं है। और अब वो कैसे वापस आएंगे? मतलब इस तादाद में, मैं ये नहीं कहता कि PTI ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस तादाद में कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना। पीपल्स पार्टी के क्या इरादे हैं? कहाँ पे अगले सेटअप के वाले से क्या चल रहा है? देखिए पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे भी हो रही है देखिए ना? पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से ये खबरें इस तरह की हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी के साथ शायद कोई बड़ा, नहीं, बाप पार्टी मेरा ख्याल है ख़त्म हो रही है। वो कहाँ जा रही है? जहाँ से लोग आए थे पीपल्स पार्टी में। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है ना, बलूचिस्तान में जो मैनेजमेंट हो रही है और जो मूवमेंट हो रही है, मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर मैंगल साहब, नेशनल पार्टी वाले, BNP अवामी, ये जो वहाँ के मकामी लोग हैं ना उनका, और इन सब में ज़्यादा ग्रिप जो है वो मौलाना की है। उसकी वजह क्या है कि वो ये जो बेल्ट है ना, ये KPK और ये बलूचिस्तान वाली, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता, अभी देखें ना साबिक वज़ीर आला शामिल हो गए हैं इधर, असलम रईसानी साहब, ठीक है, पीपल्स पार्टी के, वो तो वहाँ वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर के वज़ीर आला थे। अब इस तरीके की सारी हो रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट वहाँ पे बलूचिस्तान में है ना, उसके भी 2-3 ग्रुप हैं, ठीक है। अब वो भी अब वो आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर जाएंगे, और जो KPK है वहाँ से भी मौलाना अच्छी जो है ना वो सीटें वहाँ से लेगा। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है ANP को अच्छा वहाँ पे मिलेगा, पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा। PMLN जो कभी कहा जाता था कि हज़ारा की है, वहाँ पे देखें 2 डिवीजन थे। हज़ारा जो था वो PMLN का, और जो मालाकंड था वो पीपल्स पार्टी का गर्दाना जाता था। मालाकंड में पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन लूज़ की है।
PMLN की जो हज़ारा की पोजीशन है ना वो लूज़ नहीं हुई, ख़ास तौर पे ये जो आपका मोटरवे बना है ना उसके हाँ, बाद हवेलियाँ, देखें मोटरवे जो। हम एबटाबाद से इस्लामाबाद 6-6 7-7 घंटों में पहुंचते थे, अब हम 1.5 घंटे 2 घंटों में पहुंचते, तो इसके जो समरात आम लोगों को भी मिले हैं ना, और दूसरा वैसे भी इस बेल्ट में मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले बहुत हैं। अच्छा, तो फिर अभी क्या फिर वो कह के गए कि स्पीकर कौमी असेंबली को कुछ आसरा लगा के गए, या स्पीकर कौमी असेंबली देखिए जो अंदर कि वन बाय वन आए कि वो पूछूं मैं उससे कि किसी दबाव में तो नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा लेके आए? देखिए जी, जहाँ तक बात है ना 1 by 1 की, वो तो होगा ऐसे ही अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो। हाँ, तो फिर वो 11 क्यों कबूल किए थे? अच्छा, 11 का उसमें 2-3 चीज़ें, आज सवाल भी हुआ और अंदर भी बात आके असद कैसर साहब ने भी ये कहा कि आपने वो 11 क्यों किए। उन 11 में कोई ऐसे थे कहीं जिन्होंने बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके ये अनाउंस किया था उस दिन कि मैं इस्तीफा देता हूँ, टीवी चैनल्स पे ऊपर आके बैठ गया, बल्कि यहाँ तक एक उनके वो शानदाना साहिबा जो थी, स्पीकर साहब ने कहा कि उन्होंने अपना ओथ और अपना इस्तीफा वो ट्विटर पे ट्वीट किया कि मैंने ये ओथ मैंने लिया था और अब चूंकि ये नहीं है और ये अमेरिकन साजिश है, और आपने भी देखा ना वो किया। हाँ। अच्छा, उसके अलावा साजिश का, हाँ वो साजिश है। उसके अलावा ये जो आपको पता है हाई कोर्ट का क्या फैसला है? अच्छा, एक फैसला मैं आपको और बताता हूँ। ये मुझे बताया गया कि ये 2000 PLD 2015 इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, MQM और PTI के इस्तीफे बनाम सरदार अयाज सादिक। इसका कोर्ट इन कोर्ट डिसीजन पता है क्या है? जो ये कहते हैं ना कि आप क्यों नहीं करते, कोर्ट का ये डिसीजन है कि स्पीकर डाखाना नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, और उसको अपनी जहनी सलाहियत के मुताबिक अपनी तसल्ली करनी है उसके कानून के मुताबिक। ये पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में जाएं। और इसके अलावा आपको एक ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा डिसीजन है। तो ये अगर स्पीकर ये बात कह रहा है ना, और ये इनके पास ये है, ये बल्कि इन्होंने ये बात बड़ी उछालने की कोशिश की कि वो 11 क्यों किए थे, तो उन 11 का एक एक का नाम लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये किया। एक बंदे ने सवाल किया कि जी देखें तो वो तो सबसे बड़ी तकरीर शाह महमूद कुरैशी की थी, तो उसके जवाब में स्पीकर साहब ने कहा कि आपने वो तकरीर सुनी है? उसने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कहा जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। वो किसी और के उसके बिहाफ पे कैसे फैसला कर सकते हैं? वो अपना करें, कहना है कि अगर आप, हाँ स्पीकर ने यह भी कहा कि आप अगर कहते हैं मैं आप अभी, क्योंकि इसका शेड्यूल होता है कि मैं अभी शेड्यूल जारी करता हूं, आप आए, मैंने जून 6 से 10 जून तक भी आपको टाइम दिया था, आप आए और आके करें, इस्तीफे दें। हाँ दें, पार्लियामेंट के अंदर आके इस्तीफे दें। हाँ आप, और अगर नहीं देते तो अपना किरदार अदा करें, आप आए। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ भी है, अगर जिन लोगों के इस्तीफे आप कबूल होंगे उनको क्या माजी से पाकिस्तान प्रिविलेजेस मिलेंगे, या उनका इस्तीफा जो है विद इफेक्ट फ्रॉम दी अप्रैल होगा, क्या होगा वो उसका क्या? देखिए ये तो चाहते हैं ना कि वो, अब जो अदादो शुमार आ रहे हैं कि अगर अब इस्तीफे किए जाते तो एक रुकन कौमी असम्बली को एरियर्स की मद में कोई 1 करोड़ 20 लाख या इससे ज़्यादा की रकम आएगी। 4 लोगों ने तो क्लेम किए हैं ना पैसे। अच्छा, वो मैंने किसने? ये 4 जो उन्होंने ना जो तनख्वाहें मांगी है ना, जुबैदा जलाल साहिबा ने, गुलाम बेबी भरवाना ने, गुलाम मोहम्मद लाली ने, इन्होंने आके हाज़िरी लगाई है और ये क्लेम किया है कि आप जो हमारे वो हैं, वो तकरीबन सिर्फ सैलरी जो है ना वो 50 लाख से ऊपर बनती है। हाँ। और वो अप्रैल से ऑनवर्ड है। अच्छा, एक चीज़ है, इन्होंने सैलरी विदड्रॉ नहीं कराई। मैंने वो पूछा, मैं तो सोच रहा था यार ये बड़े ईमानदार हैं, वो नहीं कराई, तो मुझे उसका क्या पता चला, कहते हैं कि सर वो TADA होता है, आपके वाउचर्स होते हैं, आप कौन सी कमेटी में गए हैं उसके अलग होते हैं, तो सारा महीने का वो जाके फाइनेंस के पास जाता है और उसके पास जाके होता है। तो लेकिन ये 50 जो तनख्वाह है वो तो जमा हो रही है ना? वो तो जमा हो रही है, वो उनको अगर वो अब इनको जो मिलेगी ना, जो ये इन्होंने वापस, इनको तो अपने वो बैकलॉग, इनकी तो कमेटी वो पड़ी हुई है, इनको तो मिलेगी। लेकिन ये चाहते हैं कि वहाँ से बैक डेट से जो है ना वो कबूल हों। लेकिन आप यकीन जाने 90% लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हो। कौन, आप मुझे बताएं कि अगर छोड़ना भी चाहें तो वो तो चाहेंगे ना कि हम फ्रेश दें ताकि पिछली तनख्वाह तो लें ना। बहुत शुक्रिया आपका वक़ार सदी साहब, आपने आज स्पीकर और PTI के अरकान का जो वफ्द गया था असद कैसर की सरबराही में, उससे मुतल्लिक जो अंदर की बातें हैं, अंदर की कहानियाँ हैं, वो बताएं कि उसमें क्या हुआ। और फिर मज़े की बात यह है वक़ार सती साहब, क्या ये 10 लोग या कितने 11 लोग गए थे, कितने लोग गए थे आज? 8 लोग थे। क्या ये 8 लोग इस्तीफे लेके गए थे वहाँ पे? नहीं। अच्छा, ये भी ना किसी बंदे ने नहीं कहा। हमने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्पीकर साहब ये बताएं कि ये जो आपके पास 7-8 लोग आए थे, इन्होंने क्या कहा कि हमारा इस्तीफा कबूल कर लें? स्पीकर साहब जो है शरीफ आदमी है, मुस्कुराना शुरू हो गया। उन्होंने कहा नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर। किसी ने नहीं कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर। तो वक़ार सती साहब ने जो है वो अंदर की बातें हमारे साथ शेयर की हैं और इनका बहुत शुक्रिया। वक़ार सती साहब, आप टाइम देते रहा करें। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। शाराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद